प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने समुच्चय को परिभाषित किया था और इसके कुछ उदाहरणों को बताया था। आज पुनः हम समुच्चय को एक बार परिभाषित करते हैं और इसके कुछ उदाहरणों को जानते हैं और फिर हम इस प्रश्नावली, इस चैप्टर के प्रश्नावली में जो भी सवाल हैं उनको एक एक करके देखते चलेंगे। यहाँ पर समुच्चय को हमने बताया था कि ऐसी वस्तुओं या पदों, ऐसी वस्तुओं या पदों के समूह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण यानी लक्षण हो। या हमने एक और परिभाषा दिया था, कहा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरणों को भी हमने बताया था। परिभाषा यह हुआ कि ऐसी वस्तुओं या पदों के समूह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, या वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी इसका उदाहरण भी हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यह कहें कि एक ऐसा समूह हमने लिया, वह संख्याओं का समूह है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट ऐसे कर लिया। तो ये जो समूह है वह कैसा है? संख्याओं का समूह है, मतलब एक संख्याओं का ढेर है, ये भी कह सकते हैं। तो जब यह संख्याओं का एक समूह है तो इस समूह को हम समुच्चय कहेंगे कब? जब इस समूह के किसी गुण के आधार पर इसकी परिभाषा निकलती हो। तो इसके गुण के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि यह जो समूह है वह प्राकृत संख्याओं का समूह है। यानी इसके संख्याओं को, जो ये समूह दिख रहा है संख्याओं का, इस संख्याओं के समूह को देखकर इसके गुण के आधार पर हम परिभाषित कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये जो संख्याओं का समूह है वह क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो जब किसी समूह को उसके गुण के आधार पर हम परिभाषित कर लेते होंगे तब वह जो समूह है वह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अर्थात ये जो समूह है वह किस तरह का समूह है? तो आप कह सकते हैं कि यह प्राकृत संख्याओं का समूह है, इसलिए यह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भी मान लीजिए कि हम कहें कि एक हम और समूह ले रहे हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू हमने लिया। तो ये भी देखिए एक समूह हमने लिया। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस समूह को देखकर हम यहाँ पर इसको परिभाषित कर रहे हैं, और परिभाषित किसके आधार पर कर रहे हैं? इसके गुणों के आधार पर कर रहे हैं। और जब इसके गुणों के आधार पर
हम इसको परिभाषित कर ले रहे हैं तो ये जो समूह है वह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अर्थात यह जो समूह है वह किस तरह का समूह है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह है, इसलिए यह सभी स्वरों का समुच्चय कहलाएगा। अर्थात कोई भी अगर आप समूह को उसके गुण के आधार पर परिभाषित कर लेंगे तो वो जो समूह होगा वह क्या होगा, समुच्चय के अंतर्गत आएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाजार से फल खरीद के लाता है और वह एक जगह किसी टोकरी में रख देता है। उसमें उपस्थित फल मान लीजिए कि जो है आम है, सेब है, संतरा है और केला, हम बस इतना ही ले रहे हैं। तो इस समूह को देखकर इसके गुण के आधार पर हम यह कहें कि यह सब्जियों का समूह है, तो यह सब्जियों का समूह है, यह इसके गुण के आधार पर कहना क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि इसके गुण के आधार पर हम जो परिभाषित कर रहे हैं वो सही परिभाषित नहीं कर रहे हैं, इसलिए समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर यह कह दें कि आम, सेब, संतरा, केला ये जो समूह है वह फलों का समूह है, तो यह शब्द यानी इसके गुण के आधार पर हम परिभाषित कर रहे हैं कि यह फलों का समूह है, इसलिए यह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अब यह समुच्चय के अंतर्गत हो गया जो हमने इसके गुण के आधार पर परिभाषित किया। तो इसका एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम ये कहें कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डॉट, ये भी हमने एक संख्याओं का समूह लिया। अगर हम ये कहें कि ये जो संख्याओं का समूह है वह प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो ये तो भाई गलत हो गया, यानी इसके गुण के आधार पर हम इसको परिभाषित नहीं किए। अगर मैं ये कहूं कि यह जो संख्याओं का समूह है वह सम संख्याओं का समूह है, तो इसका मतलब यह परिभाषा इसके गुण के आधार पर की जा रही है। और जब किसी समूह को उसके गुण के आधार पर या उसके लक्षण के आधार पर क्या करते हों, परिभाषित कर सकते होंगे या परिभाषित करेंगे, तब हम यह कह सकते हैं कि वह समूह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, आपने इस चीज को जो है समझने का प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या है। तो एक ऐसी संख्याओं या वस्तुओं का जो है समूह होता है जो उसके गुण के आधार पर क्या होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी एक ऐसा कलेक्शन जिसमें वस्तुओं को उसके गुण के आधार पर जो है परिभाषित किया गया हो, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि हम समुच्चय गणित में पढ़ रहे हैं, मैथ्स में, तो मैथ्स जैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो मैथ्स जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, जैसे लग रहा है कि हम इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। समुच्चय को हम किस प्रकार यहां पर प्रदर्शित करते हैं, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। सबसे पहले तो जो ये समूह है, इस समूह में जो ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को हम समुच्चय के अवयव कहते हैं या सदस्य कहते हैं। इसे हम अवयव या सदस्य कहते हैं, सदस्य कहते हैं। यानी ये सभी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। A, E, I, O, U, आम, सेब, संतरा, केला, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, समुच्चय के सदस्य या अवयव कहलाते हैं। दूसरी चीज कि ये जो सदस्य या अवयव हैं, इन सदस्य या अवयव को हम कर्ली ब्रैकेट्स, यानी इसको कह सकते हैं हम सर्पाकार कोष्ठक, या भी इसको कहा जा सकता है कि मझोला कोष्ठक के बीच रखते हैं। यानी जब भी
समुच्चय के अवयवों को हम लिखेंगे तो उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और इन अवयवों को अलग करने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं, यानी इनके बीच कामा का प्रयोग करते हैं। ये सभी को हम क्या करेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, यानी जितने भी अवयव हैं, और इनके बीच कामा का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने बताया कि कामा का प्रयोग करते हैं। कामा किनको भाई, शॉर्टकट लिख रहे हैं, सदस्यों या अवयवों के बीच कामा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें जो सबसे जरूरी चीज वो है, जैसे इन सबको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इनके बीच कामा का प्रयोग करेंगे, हमने कामा का प्रयोग कर दिया। और फिर यहां पर ये जो समूह है, इस समूह को हम समुच्चय के अंतर्गत दिखाने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी ये समूह हैं, ये सभी समूह, इनको हम समुच्चय कोई ना कोई नाम दे देते हैं। इस जैसे ए हमने नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको मान लीजिए सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया। तो किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, यानी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ये एक समुच्चय है, ये जो समूह है वह क्या है, एक समुच्चय है, और इस समुच्चय को हमने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रयोग किया। आप ए बी सी डी ई जेड किसी भी अक्षर से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके यानी कहने का मतलब कैपिटल लेटर से हम समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और फिर इसमें एक चीज और आपको जाननी है कि इसमें जो अवयव होते हैं या सदस्य हैं, इनको हम प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये 1 है तो इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे, ये 2 है तो इसे हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करेंगे, ये 3 है तो इसे स्मॉल सी से, स्मॉल डी से, स्मॉल ई से। यानी समुच्चय के अवयव को यहां पर इस बात को लिख रहे हैं, केवल हम छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, छोटे अक्षरों से। यानी समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और फिर इसकी एक चीज और आपको जाननी है कि जब भी हम किसी समूह या समुच्चय यानी समुदाय को समुच्चय के अंतर्गत लिखेंगे तो उसमें एक अवयव कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है, मतलब वो दूसरी बार नहीं आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं, मान लीजिए एक समुच्चय ए हमने लिखा, 2 3 5 3 7 8, ये हमने एक समुच्चय लिखा, तो ये समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें 3 जो है 2 बार आ चुका है, और ये समुच्चय के अवयवों को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर ये शुद्ध होगा, वो क्या होगा, 2 3 5 7 8। यानी कहने का मतलब यह है कि समुच्चय के अवयव जो एक बार प्रयोग में आ जाएगा वह अब दूसरी बार नहीं लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम समुच्चय को गणित में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि हम सबसे पहले तो जो वस्तुएं या समूह या पद हमने जो लिया था, इसमें जो वस्तुएं हैं वह समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं। दूसरा, समुच्चय के अवयव के बीच हम कामा का प्रयोग करते हैं, यानी इनको जो है अलग रखने के लिए कामा लगाते हैं। और तीसरा, इनको हम मझोले कोष्ठक के अंतर्गत यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत इसको बंद कर देते हैं और इसका कुछ नाम देते हैं, और उस नाम को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए बी सी डी किसी से अक्षर से आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो इसके जो समुच्चय के जो अवयव हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो अवयव एक बार प्रयोग में आ जाता है
वह दूसरी बार हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि 2, 3, 5, 3, 7, 8 ये कोई समुच्चय हमने इस प्रकार लिखा था, तो ये जो समुच्चय है वह सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अक्षर 2 बार आ चुका है। तो इसका सही समुच्चय हमने लिखा 2, 3, 5, 7, 8 ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए 2 तरह के विधियों का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, समुच्चय को हम 2 तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां होती हैं, जिसमें पहला है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। यानी किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें से एक विधि है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि तथा दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। हम एक उदाहरण के माध्यम से इन दोनों विधियों को लिखने का तरीका सीखते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। सम संख्याओं का समूह। सम संख्याओं का समूह लिखिए जो 10 से कम हो। एक हमने समूह लिया है, सम संख्याओं का समूह लिखिए जो 10 से कम हो। तो ये जो समूह हमने लिया है, इस समूह की जो परिभाषा है वो क्या है कि सम संख्याओं का समूह लिखिए जो 10 से कम हो। तो इसके गुण के आधार पर इसे हम समुच्चय के अंतर्गत लिख सकते हैं, और इस समुच्चय के अंतर्गत लिखने के लिए जो 2 विधियां हैं, इनमें से हम किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम सबसे पहली विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहली विधि का प्रयोग करने के लिए हमने आपको बताया था कि शुरू में जो हम संख्याओं के समूह को दर्शा रहे थे, लिख रहे थे, वह जो तरीका था वही तरीका रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये संख्याओं का समूह लिखना है जो 10 से कम हो, तो 10 से कम सम संख्याओं का समूह यही होगा। क्या होगा भाई? 2, 4, 6, 8, इसके बाद 10 नहीं, 10 से कम। तो ये समूह हो गया। अब चूंकि इस विधि के द्वारा लिखना है, तो इस विधि में हम जो ये परिभाषा होता है, इस परिभाषा के आधार पर हम उन सभी जो संख्याएं होंगी या जो शब्द होंगे उनको क्रम से दर्शा देते हैं, यानी इसके सभी अवयवों को लिख देते हैं। और फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत बंद कर लेंगे, और इसकी कोई ना कोई, जानते हैं कि शुरू में बताया था कि किसी भी समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर देते हैं, तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, किसी कैपिटल अक्षर से इसको प्रदर्शित कर लेंगे। तो ये जो लिखने का तरीका था वह रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि के नाम से जाना जाता है। भाई क्या है सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि? तो हम किसी भी समूह को उसके गुण के आधार पर उसके सभी अवयवों को यहाँ पर दर्शा देंगे, और जो है उसे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत बंद करके कोई ना कोई एक नाम लिख देंगे, यानी समुच्चय ए चाहे समुच्चय बी। तो इस तरह के जो तरीका है लिखने का, यह है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि।
अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से यानी समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए ये चीजें भी इसमें लिखी जाती हैं। जैसे इस समुच्चय को मान लीजिए हम यहां पर बी लिख देते हैं और इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिखेंगे, और ये जो अवयव होते हैं यानी जो इसके अंतर्गत लिखे गए हैं इनको हम इसके गुण के आधार पर यहां लिख देंगे। तो इनके अवयवों को हम या तो x से या तो y से या z से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमने इनके अवयवों को x से प्रदर्शित करते हैं तो x लिखते हैं और इसके बाद हम कॉलम का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं सच डैट, और फिर यह जो x है वो क्या है, इसके गुण के आधार पर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि x जो है वह सम संख्या है। x क्या है, यहां लिख देंगे कि x क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, संख्या है। लेकिन इसमें एक शर्त दी गई है, क्या शर्त है कि 10 से कम है। तो x एक सम संख्या है और x क्या है, लेस देन 10 यहां लिख देंगे और इसको फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत बंद कर देंगे। तो इसी समुच्चय को हमने इस प्रकार से लिखा। तो ये जो लिखने का तरीका है वह समुच्चय निर्माण विधि है। तो अब आपने देख लिया कि हम किसी संख्या या समूह का जो कलेक्शन था उसको समुच्चय के अंतर्गत किस प्रकार लिखे हैं। तो इन जैसे सम संख्याओं का समूह लिखिए जो 10 से कम है, तो हमने सम संख्याओं का समूह लिखा जो 10 से कम था। इनको लिखने के लिए इनके सभी सदस्यों को यहाँ दर्शाया क्रम से या अवयवों को दर्शाया, इनके बीच कामा लगाया, फिर इन्हें जो है मझोले कोष्ठक के अंतर्गत व्यक्त कर दिया, बंद कर दिया, और इसका जो भी कैपिटल अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं तो इसमें कोई भी आप कैपिटल अक्षर का प्रयोग कर लेंगे, जैसे ए है या बी है या सी, कोई भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसी को दूसरे विधि से कैसे लिखा, तो यह भी आपने देखा कि दूसरे विधि में क्या होता है, इसके गुणों को यहाँ पर व्यक्त कर देते हैं, यानी जो भी आप लिखे हैं इसके टोटल गुण को यहाँ व्यक्त कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसके जो अवयव थे इनको हम या तो x से या तो y से या तो z अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लिया हम इसको एक और या करके इसी तरह से लिख रहे हैं तो हम x नहीं बल्कि y कर रहे हैं। मान लिया c को हमने लिया, यहाँ पर x नहीं y ले रहे हैं तो y सच डैट। अब y तो ये अवयव है, तो यह अवयव क्या है, तो y को हम यहाँ बता देंगे कि यह y क्या है, कि y सम संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या होने के साथ साथ क्या है भाई, कामा करके लिख दीजिए कि ये जो सम संख्या है वह 10 से कम है, अर्थात y लेस देन 10। ये हो गया, यानी या तो x से या तो y से या तो z से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं, यानी ये चीज तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रदर्शित करने के लिए जो दो विधियां हैं, इनमें से हम पहली विधि रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि के नाम से जानते हैं, और दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि होती है। इन दोनों को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी इनकी सहायता से हम समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं। तो हमने पहला लिखा है वह रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसी को हमने जो है समुच्चय निर्माण विधि से जो है लिख दिया है। अब हम एक चीज और यहाँ जान लें, जैसे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई समुच्चय दिया गया हो, यहाँ पर देखिए इस तरह का जो रो होता है, इस तरह के जो सिंबल हैं, इस तरह का जो सिंबल है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक समुच्चय ए हमने लिया है, मान लीजिए कि 1 2 3 5 7 एक समुच्चय हमने लिया। अगर मैं कहूँ कि 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 3 जो है समुच्चय ए का अवयव है, यहाँ पर ये 3 समुच्चय ए का अवयव है, इस तरह से इसको पढ़ते भी हैं। यह कहा जाए कि 8 समुच्चय ए का अवयव है, तो देख लीजिए यहाँ समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 3 समुच्चय ए का अवयव है। 8 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यानी जब भी नहीं को दिखाना होगा तो इसको ऐसे जो है थोड़ा सा काट देंगे, एक लाइनिंग खींच देंगे। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि अगर कोई अवयव इसमें से हम समुच्चय ए का है कि नहीं है, समुच्चय बी, मान लीजिए समुच्चय बी ऐसे दिया होता कि 7 8
जो है 9 इस तरह से दिया हो, मैं कहता कि 9 बिलोंग्स टू बी, यानी 9 बी का एक क्या है अवयव है, और यही कह देता कि 10 बिलोंग्स टू बी, तो ये नहीं होगा तो इसमें नहीं कर देंगे, यानी 10 बी का अवयव नहीं है। तो अब हम इससे संबंधित जो प्रश्नावली है इसको देखते हैं। यहाँ पर पहली प्रश्नावली को हम पढ़ते हैं। उम्मीद की जाती है कि आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो पहला प्रश्नावली है वह है कि देखिए, इसके पहले प्रश्नावली को हम देख रहे हैं, दिया है कि कह रहा है, प्रश्नावली है यहां पर 1.1, प्रश्नावली 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो समुच्चय है का अर्थ यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई समूह इस प्रकार हो कि उस समूह को उसके गुण के आधार पर परिभाषित किया गया हो तो वह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अगर उसके गुण के आधार पर उस समूह को परिभाषित नहीं किया गया हो तो वह समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो देख लीजिए, यहां पर यही पूछा गया है। पहला दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, बस यहां पर आपको समझा दे रहा हूं कि यह एक समूह लिखा गया है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, माने एक संग्रह लिया गया है, और वो भी किस तरह का संग्रह लिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का समुच्चय यानी संग्रह। तो ये जो समूह दिया गया है उस समूह के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो जो परिभाषित शब्द है यह कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के महीनों का संग्रह, तो यह जो शब्द है वह एक परिभाषित शब्द है, क्योंकि जे अक्षर से जो है वर्ष के महीनों का एक संग्रह आता है। इसमें कौन कौन आ सकता है भाई, जैसे जनवरी है तो आता ही है, फरवरी नहीं आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, तो एक हो गया जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अब नहीं आएंगे। इसका मतलब ये एक परिभाषित शब्द है, इसको हम समुच्चय के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि पूछा है कि कौन से समुच्चय हैं, तो ये पहला क्या है, समुच्चय है, क्योंकि यह जो समूह है वह एक परिभाषित है उसके गुण के आधार पर, इसलिए समुच्चय कहलाएगा। फिर दूसरा क्या है, भारत के 10, दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहां देखिए, ये जो समूह का परिभाषित शब्द है वह क्या है, प्रतिभाशाली लेखक। तो प्रतिभाशाली लेखक तो बहुत होंगे, यह जो है एक परिभाषित शब्द नहीं है, क्योंकि हर लेखक किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है। तो प्रतिभाशाली शब्द ही क्या है, यानी समुच्चय के अंतर्गत शब्द परिभाषित शब्द नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद कर रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर देखिए, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो यह सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज भी एक परिभाषित शब्द नहीं है, क्योंकि 11 ही नहीं है, अधिक है, जो क्या है, जो है वह सर्वश्रेष्ठ होंगे। इसलिए यह शब्द क्या है, जो है सत्य यानी परिभाषा के आधार पर ये जो समूह है वह सही नहीं परिभाषित किया गया है, इसलिए यह जो शब्द है वह यानी सर्वश्रेष्ठ, यह इस समूह को जो है क्या कर रहा है, सही परिभाषित नहीं कर रहा है,
इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, समुच्चय नहीं कह सकते हैं। फिर कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तीसरा है इसमें, नहीं चौथा दिया है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह परिभाषित शब्द है, इसलिए यह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। फिर कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यह भी परिभाषित शब्द है। 100 से कम आप सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 99 तक लिख सकते हैं आप। तो ये सभी क्या है, यानी एक परिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय के अंतर्गत आएगा। फिर कह रहा है कि इसके बाद छठवां, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह। तो भाई एक व्यक्तिगत नाम दी गई है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास। तो प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी रचित उपन्यास होंगे उनका जो समूह होगा यानी संग्रह होगा वह एक परिभाषित शब्द हो जाएगा, इसलिए यह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी है, यह भी क्या है, समुच्चय के अनुसार परिभाषित किया हुआ शब्द है, इसलिए समुच्चय के अंतर्गत आएगा। यानी सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है, एक परिभाषित शब्द है, इसलिए यह समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस चैप्टर की बात कर रहा है। इस चैप्टर में आने वाले सभी जो प्रश्न हैं उनको जो है क्या किया जा सकता है, समुच्चय के अंतर्गत लिखा जा सकता है, यानी यह परिभाषित शब्द है, इसलिए यह क्या कर सकते हैं हम कि यह समुच्चय के अंतर्गत आएगा, अर्थात समुच्चय है। कह रहा है समुच्चय है कि नहीं ये बताना है, तो यह शब्द यानी इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह यह समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय यानी संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक यानी सबसे अधिक, तो विश्व में तो बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, लेकिन कौन कौन है ये जो है हम इसको यानी देख के परिभाषित शब्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है हर जानवर किसी न किसी रूप से खतरनाक होता है और वो सबसे अधिक है। जैसे सांप भी है तो ये एक तरह से खतरनाक है, मान लीजिए कोई भी जानवर आप लीजिए तो वो लगभग क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों में अनेकों जानवर हैं जो किसी न किसी रूप से क्या है, जो है खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ये शब्द परिभाषित शब्द नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो समूह हमने यानी इकट्ठा किया है उस समूह को परिभाषित रूप से नहीं लिख पाए हैं, इसलिए ये जो जानवर सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वह एक परिभाषित शब्द नहीं है, इसलिए हम उसे समुच्चय के अंतर्गत नहीं मान सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिया है दूसरा दिया है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6। ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इस तरह का एक प्रतीक अभी हमने बताया कि एलिमेंट्स है कि नहीं है, अथवा इस तरह का एक दिया है, अर्थात बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को भरिए, यानी रिक्त स्थानों में भर देना है। तो पहला दिया है 5 डॉट 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 ए, ठीक है ना। दूसरा इसका दिया है 8 डॉट 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 ए, फिर दिया है तीसरा इसका 0 डॉट 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 ए, और इसमें चौथा दिया है 4 डॉट 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 ए, और फिर इसका पांचवा दिया है 2 डॉट 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 ए, और छठवां जो दिया है वह है 10 डॉट 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 ए। तो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि इस चिन्ह का और इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। यदि यह 5 इस समुच्चय का अवयव है तो इसका प्रयोग करिए, यदि नहीं है तो इसका प्रयोग करिए। तो 5 इस समुच्चय का अवयव है, इसलिए यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी
5 इज एलिमेंट ऑफ ए। यहां पर 8, इसमें देखिए 8 है नहीं है, इसलिए हम जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। 0 इसमें देखिए नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। और फिर 4 इसमें देखिए है तो बिलोंग्स टू भरेंगे, 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू भरेंगे, और 10 देखिए नहीं है तो बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। देख रहा है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह दिया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 यह है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यहां पर ये जो समुच्चय है इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वह है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर ए बराबर दिया है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और इसमें शर्त भी दिया है -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। तो देख लीजिए ये जो है वह समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स की वैल्यू को भी बताया है कि -3 से बड़ा और 7 से क्या है, छोटा है। हम इसे लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं? कहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में मतलब इसके सभी अवयवों को दर्शा देना है। तो रोस्टर रूप में हम इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसको? रोस्टर रूप में इसको भाई जिस तरह का समुच्चय है उस तरह से हम लिखते ही हैं, इसका प्रयोग करते ही हैं। अब यहां पर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और यक्स यानी 7 से क्या है, छोटा है। तो पूर्णांक संख्या आप जानते हैं कि जो है 0 से छोटे यानी माइनस वाली भी होती हैं, 0 से बड़े वाली भी होती हैं। तो यहां पर कह रहा है कि जो है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा भाई? -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 और 6 यही होंगे, देख लीजिए। तो यहां पर यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से क्या है, छोटा है। इसलिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि यक्स के मान क्या होंगे तब? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यही होंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके सभी सदस्यों को क्रम से लिख दिया और इसे ब्रैकेट में हमने बंद करके इसका जो नाम था वो नाम हमने दे दिया। यह समुच्चय निर्माण विधि है और इसको हमने रोस्टर विधि में लिख दिया। फिर से इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई? दूसरा प्रश्न दिया है कि एक समुच्चय B है, क्या क्या है? B x सच दैट x सम संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। देख लीजिए भाई, ऐसे दिया है। तो क्या मिल गया? हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा भाई? इसको ऐसे ही हम जो समुच्चय होता है कैपिटल से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग ही करते हैं। यक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो आप सब लोग जानते हैं कि 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन होंगी। देखिए 6 से कम लिखना है तो एक प्राकृत संख्या है,
प्राकृत संख्या की शुरुआत भी हम 1 से ही करते हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4 और 5, बस इतना ही होंगी। यहां पर कह रहा है कि 6 से कम लिखना है तो 5 तक होंगी। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा कह रहा है प्रश्न कि एक समुच्चय C को प्रदर्शित कर रहा है, और C बराबर दिया है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हम इसे भी रोस्टर विधि में लिख रहे हैं। क्या होगा भाई? आपको ऐसे 2 अंक प्राकृत संख्याएं लिखनी है, और वो भी 2 अंकों की, जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 अंक में आएगा 17, इनके अंकों का योगफल देख लीजिए क्या होगा? 8 होगा। 7 धन 1 8। 17 के बाद मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं? 26, यानी देख लीजिए 2 और 8 मिलके क्या होगा? 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं 35, ये भी 3 और 5 मिलके 8 हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं क्या? 44। इसको देखिए क्रम से नहीं बदल सकते हैं, जैसे 4 4 जब भी लिखेंगे तो यह 4 और 4 मिलके 8 हो जाएगा। इसको 3 5 लिखा है तो हम इसे 5 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 35 को देखिए, हम 35 को लिख सकते हैं तो 53 भी लिख सकते हैं। 53 लिख दिया हमने, 53। फिर क्या हो सकता है? इसके बाद 62 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है? ये एक साथ लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 71 भी हो सकता है, और ये 26 लिखे हैं तो इसीलिए इसको 62 लिख दिए हैं। और फिर क्या हो सकता है? देखिए 0 8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और 8 एक अंक की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 8 शून्य लिख दीजिए। तो अब कितने हो गए? यहाँ पर 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये जो संख्याएं थी, ये सभी संख्याएं 2 अंकों की है, और इनके अंकों का योगफल क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह के इसमें के सवालों को आप हल करेंगे। इसके बाद भी मैं इसमें का एक सवाल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसके बाद इसमें और भी सवाल दिया है। कह रहा है कि इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि D बराबर दिया है समुच्चय x सच दैट x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। और फिर किया है क्या? इसमें फिर दिया है अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक मतलब इसको हम रोस्टर विधि से लिख रहे हैं, रोस्टर विधि। तो इसको रोस्टर विधि से ऐसे ही हम लिखेंगे पहले, यानी D बराबर क्या होगा? ये ऐसे मझोले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे हम यहां पर। तो x क्या है? x जो है वह एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो ये कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो संख्या 60 की भाजक होंगी, और वो भी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्याएं पहले क्या होती है? 2 होती है, 3 होती हैं, और 4 नहीं होंगी, 5 होंगी। तो 5 से भी भाजक है, 6 से तो 6 अभाज्य होती नहीं है, 7 अभाज्य होती है लेकिन विभाजित नहीं होंगी, 8 अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर इतना ही हो जाएंगे। तो ये होंगी 2 3
5। तो इस प्रकार इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो अगर मान लीजिए हम इसको समुच्चय इससे प्रदर्शित किया है तो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो समुच्चय के अंतर्गत कैसे लिखते हैं? आप जानते हैं कि समुच्चय को हम लिखने का तरीका है कि जो अक्षर एक बार आएगा लिखेंगे, दूसरी बार उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आंसर टी हो जाएगा, फिर कामा आर होगा, फिर कामा आई होगा, फिर कामा जी होगा, फिर कामा ओ भी होगा, देखिए ओ होगा, और फिर कामा ओ के बाद क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री ओ यन होगा, फिर यम भी होगा, और यम ई भी होगा, और फिर यम ई टी नहीं होगा। टी देखिए एक बार आ चुका है, टी नहीं होगा, और आर भी आ चुका है, नहीं होगा, और वाई नहीं आया है, इसलिए वाई को हम लिख देंगे। तो यह इसका समुच्चय हमने लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, यानी इसमें देखिए कोई भी अक्षर दो बार नहीं आया है। इसी तरह से बेटर शब्द की भी सभी अक्षरों को लिखना है। तो बेटर के लिए एफ जो यानी इसका 6वां क्वेश्चन है, ये इसके लिए भी आप लिख सकते हैं बेटर है। तो इसमें क्या होगा? बी ई और डबल टी दिया है तो एक टी लिख देंगे, और फिर ई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आर लिख देंगे। तो यह हो गया बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के जो है पहले और दूसरे क्वेश्चनों को देख लिया है। इसके आगे के सभी क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, या इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।